अभी क्या आप लोग जो है थ्योरेटिकल नाम में तो नहीं है, लेकिन क्या थ्योरेटिकली अभी आप लोग माओवाद की प्रस्थापना को चालू जारी रखेंगे? देखिए, अब ये महाधिवेशन में तो ये और माओवाद और उसके बाद विचारधारा भी सब होने रहा है। जी। ये दोनों का हम सफल बहुत में आए। अब क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकेंगे। हम महाधिवेशन में उपस्थित है और महाधिवेशन में उपस्थित है। महाधिवेशन जो निर्णय करेगा अब हम वही मानेंगे। अभी तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड। मतलब ध्रुव नारायण, जो सीपीआईएमएल मास लाइन के केंद्रीय कमेटी का सदस्य है, हाल ही में उनका देहांत हो गया है और इस आकस्मिक मृत्यु ने हमें स्तंभित करके रख दिया है। कॉमरेड ध्रुव नारायण को लाल सलाम। कुछ दिन पहले नेपाल में वो आरसीपीएन के पार्टी कांग्रेस में भाग लिए थे। वहाँ पे उन्होंने नेपाल के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसिद्ध नेता, जो अभी आरसीपीएन के महासचिव है, किरण के नाम से मशहूर मोहन वैद्य का एक इंटरव्यू लिए थे। वही है पीपल्स डेमोक्रेसी। हम अब यहाँ जो हमारा आम सहमति की बात है, नई जनवादी क्रांति करते हुए हम वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद में जाएंगे। आम सहमति है हमारा। हम उनके जीवन काल में ये प्रकाश नहीं कर पाए, इसीलिए माफ़ी चाहते हैं। बस और आपसे बहुत जानकारी मिली, बहुत क्लैरिटी हुई इस पूरे अब हम इसे प्रकाश करते हैं और कॉमरेड ध्रुव नारायण को ये समर्पित करते हैं। धन्यवाद। मसाल था। हाँ, एकता के अंदर मसाल 3 भाग में बटा था। एक मोहन विक्रम वाला, एक नारायण काजी वाला और एक हम। अच्छा 3 भाग में बटा। आपके जानकारी के लिए तो हो गया आपका। हाँ जी पूरा हो गया। हमारे साथ में कॉमरेड मोहन वैद्य किरण हैं। ये हम इनको परिचय की ज़रूरत तो नहीं है। सभी लोग, खास करके कम्युनिस्ट आंदोलन के बीच में जो साउथ एशिया के लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं और कॉमरेड का एक सम्मान हम लोगों के दिलों में रहा है। और हम आज यहाँ नेपाल में आए हैं, काठमांडू में 3 कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों का आपस में विलय हो रहा है और उस विलय के बाद जो पार्टी बनेगी, पार्टी का जो स्वरूप निकलेगा, उसमें कॉमरेड मोहन वैद्य की प्रमुख भूमिका होगी। इनकी माओवादी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका रही है, जिससे हम सब लोग परिचित रहे हैं। मैं कॉमरेड सबसे पहले तो यह चाहूँगा कहते हैं श्रोताओं के लिए कि आखिर में आप कैसे प्रेरित हुए, किस उम्र में आप इस आंदोलन में आए, यह पहले एक हम समझना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत प्रेरणादायक होगा आप लोगों के जीवन से सीखना। ठीक है। हम ये निम्न पूंजीपति वर्गीय पेट्टी बुर्जुआ जी ब्राह्मण परिवार में जी हम पैदा हुए पहाड़ में। वो हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी तो ब्राह्मणवादी थे। ये पूजा वगैरह करते थे। शुरू में तो हमको पिताजी वही हिंदू धर्म वाला पढ़ाते थे। सबके साथ में होता रहा है। उसी तरीके से परिवार में रहे। लेकिन बात ये हुई कि
और हम लोग गरीब थे, परिवार ब्राह्मणवादी परिवार होने से भी गरीब थे। तो जब हम लोग ये कम्युनिज्म के बारे में सुना विद्यार्थी आंदोलन में, और इसका साथी लोग विद्यार्थी आंदोलन के कॉमरेड लोग, उन लोगों का संगत हुआ, और तो यही पार्टी ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा करके ये साथियों की वजह से हम इस पार्टी में आए। एक दूसरा, ये गरीबी से मुक्ति तो कम्युनिज्म ही होगा इस बात से। और तीसरी बात ये है कि इर्द गिर्द में देखने से तो समाज में जो किसान लोग थे बहुत शोषित थे। उन लोगों का मुक्ति, बहुसंख्यक किसान है, उन लोगों का मुक्ति कैसे 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 होगा, और शहरों का सरवारा का मुक्ति कैसे होगा। तो ये तो साम्यवादी विचारधारा ही ठीक है। ऐसा तो अपने देखिए, अपने एक तो गरीबी से, एक तो जो माहौल था सामाजिक माहौल उसकी गरीबी से, और ये जिन ब्राह्मणवादी शिक्षा दीक्षा उससे भी नफरत हो गई। धीरे धीरे हम इधर आए। देखिए, हम जो संस्कृत, हम तो संस्कृत का विद्यार्थी हैं। अच्छा। हम लोगों को पता होगा, हम तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं। संस्कृत में तो हम अपने वो पता होगा ये संस्कृत फिलोसफी हाँ हाँ जो कहते हैं, नब्बे न्याय दर्शन कहते हैं, हमने तो वही अध्ययन किया। जी जी। करते करते जो लॉजिक था उसमें, वो लॉजिक से बहुत प्रभावित हो गए। वो चार वाक्य के बारे में, लोकायत के बारे में अध्ययन करने लगा, हाँ हाँ। उससे भी प्रभावित हो गया। ये तो ये हिंदू संस्कृत में केवल आदर्शवाद ही नहीं है, वहाँ द्वंद्ववाद भी है, भौतिकवाद भी है। इससे बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, हिस्ट्री है फिलोसफी का पूरा, वो अध्ययन करने लगा विस्तार विस्तार। वो सामग्री जो हिंदी भाषा में मिलता है वो ज़्यादा इंडिया से ही मिलता है। देखिए, वो भी है, इंडिया से भी मिलता है। हमने ये दर्शन का जो वो है, जो जय प्रसाद चट्टोपाध्याय जो लिखे हैं, हाँ। बहुत से लिखे हैं। तो उन लोगों का जो रचनाएं हैं अध्ययन किया। तो जनेश्वर वर्मा का एक छोटा सा किताब था, उसमें आप तो जानते होंगे। वो अध्ययन किया। अध्ययन करते करते वो पार्टी में भी संलग्न हो गए और अध्ययन भी करने लगा। और इसी तरह से ऐसे वातावरण में हम पार्टी में, यही बात है। किस साल की बात होगी जब आप पार्टी में शामिल हुए? 2021 को दिए वर्तमान 2021 भनेपछि 2021 अच्छा, विक्रम संवत 2021। विक्रम संवत 2021 में हम बैठे। अच्छा, 21 में। तो ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे बाद में। हाँ हाँ, ठीक है, कंफर्म कर दीजिएगा। कैसा आयल उसका आयल आउँछ 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 कैसा हो। कमेंट आप, अच्छा, ठीक है। एक ही पार्टी उस समय में तो होगी, कि पार्टी में तो टूट फूट नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टियां, जैसे हिंदुस्तान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो मुझे, मेरे ख्याल से नेपाल में भी एक ही कम्युनिस्ट पार्टी रही होगी उस समय में। पार्टी मूलभूत रूप से एक ही पार्टी थी। ये रायमाझी ग्रुप का निष्कासन हुआ था, राजवादी ग्रुप था। अच्छा। ये केशव जंग रायमाझी, उसको निष्कासन किया गया था। वो हमारा पार्टी का करीब करीब उस समय थर्ड पार्टी कांग्रेस अच्छा। हुआ था। तुलसीलाल जी उसके महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तुलसीलाल जी। जिस समय हम आए उस समय में पार्टी में बहुत शुरू हो रहा था। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में उस समय एक तरफ तो खुश्चुप का लाइन था, हाँ। दूसरी तरफ माओ का लाइन था। वो दोनों
लाइनों के वही बीच लाइन संघर्ष था। 62 के बाद जो है ओ, वो डिबेट शुरू ग्रेट हुआ डिबेट। था। हाँ, वो उसी समय था। जी जी जी। हाँ, तो उसी पीरियड में कॉमरेड शामिल हाँ, हुए हाँ। आप। बहुत बड़ी इसकी बात है कि हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं है। अब तो उस समय में 2-3 साल के रहे होंगे, टॉडलर जो है तो घूम रहे थे ऐसे ही। तो अमित, हम अब इसको जानना चाहते हैं कि जब वहाँ से शुरुआत आपने की तो ये माओवादी भारत की ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का फॉर्मेशन कब आप लोगों ने तय किया कि उसको एक अलग ये समूह बनना चाहिए? उसके पृष्ठभूमि के रूप में ये समझिए कि नेपाल में ये कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुत विभाजन हो गया। देखिए विभाजन हो गया। विभाजन होते होते हम लोग उस पक्ष के फोर्थ पार्टी कांग्रेस वाले में थे, जिसमें मोहन विक्रम सिंह, निर्मल राणा जी, हम साथ साथ थे। हम सभी लोग, तो हम लोगों में भी फिर स्प्लिट हुआ, 3 ग्रुप हो गए। देखिए हम मोटो मसाल रहे उस विक्रम उसमें। और उसके बाद हम लोगों ने यो पार्टी एकता करके नेकपा एकता केंद्र गठन किया। नेकपा एकता केंद्र गठन किया। और ये जो माओइज्म वाला जो माओवाद है, हम मोटो मसाल बनाते वक्त माओइज्म हमने पारित किया था। और उसके बाद एकता महाधिवेशन में माओइज्म पारित हो गया। और दीर्घकालीन जनयुद्ध का लाइन पारित हो गया। पारित तो हो गए, महाधिवेशन के बाद फिर विभाजन हो गया। देखिए निर्मल राणा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी अलग हो गए। जी। और उसके बाद प्रचंड जी, बाबूराम जी, सीपी खजुरेल जी, हम लोगों ने सब मिल करके माओवादी बनाया। ये करीब हमने माओवादी 51-52 विक्रम संबत विक्रम संबत 51 में मतलब 90 में बना होगा, मतलब 94 हो सकता है। 94 हो सकता है। वो बनाया। और वो बनाने के बाद वो विक्रम संबत 2052 में हम लोगों ने। तो मूल रूप से मतलब मोटो मसाल जो है वह मूल ग्रुप था। वो तो पूरा ग्रुप था वो मोटो मसाल। 94 94 में आप लोगों ने फिर ये होकर के माओवादी ये बनाया। तो आप लोग सब तो जनयुद्ध में थे। आप लोगों ने दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता अपनाया। तो फिर आप लोगों को क्यों यह महसूस हुआ कि राजशाही के खिलाफ में सभी पार्टियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए? और उस आंदोलन में आप लोग कब प्रेरित हुए और उसमें क्या अनुभव रहा है आप लोगों का, यह हम जानना चाहते हैं। देखिए हम लोगों का जो लाइन था, जो हम लोगों ने जनयुद्ध शुरू किया, उसका लक्ष्य था कि नेपाल में ये नई जनवादी क्रांति पूरी हो जाए। उसको पूरा करके हम वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ जाना चाहते थे। हमारा टारगेट था, वो आधारभूत लक्ष्य था नया जनवादी क्रांति पूरा करना। और जाते जाते ऐसा हो गया कि ये जनयुद्ध तो बहुत आगे निकल चुका, विकास हुआ। तो इसके 3 चरण कहते हैं ना, रक्षात्मक, संतुलन और आक्रमणात्मक। 3 में वो संतुलन की अवस्था में पहुंच गया। अब आक्रमणात्मक जाना था,
ऐसे में तो दमन तो बहुत ही हुआ, उसको सामना भी किया। और उस वक्त तो हमारा समझिए पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब 75-80% तक तो कब्जा ही था। सरकार बनाए थे, पूरी की पूरी सरकार बनाए थे। जनमुक्ति सेना 7 डिवीजन तक बनाया गया। ऐसी स्थिति था, तो ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो पहले हमने कार्यनीति, ऐसा कार्यनीति बनाया था कि संविधान सभा पूर्ण रूप से संविधान सभा वो कार्यनीति बनाया था, संविधान सभा कार्यनीति बनाया था। तो वो संविधान सभा के लिए भी हम संघर्ष कार्यनीति के लिए कर रहे थे। हमारा कार्यनीति योजना था उस संविधान सभा का कार्यनीति का रणनीति के साथ जोड़ना, ये लक्ष्य था। लेकिन ऐसा हुआ कि वातावरण ऐसा हुआ, देखिए कि राजशाही का अंत हो गया, देखिए। और फिर राजा ज्ञानेंद्र कू करके, संसदीय व्यवस्था से उस समय तो कू करके वो निरंकुश फिर से जो है वो हो गया, निरंकुश हो गया। और उसने ऐसा किया कि माओवादी को तो उसके लिए दमन करना ही था, उससे हम करेंगे, ये लोग नहीं, माओवादी को नहीं निपटा पाए, हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा करके राजा आया। तो सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, वो तो पार्लियामेंट्रीवादी सारा के सारा पार्टी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, सबका गिरफ्तार कर दिया, सब नजरबंद है। वो भी प्रतिबंधित जैसे हो गए नेपाली कांग्रेस। ऐसी स्थिति है कि देखिए उस वक्त प्राय से कहा करते थे नेपाली पॉलिटिक्स के बारे में, 3 पिलर कहा करते थे। एक पिलर राजा राजतंत्र, दूसरा पिलर माओवादी, तीसरा पिलर संसदवादी। ये 3 पिलरों में 2 पिलर जिधर मिलेंगे वो जीता हासिल करेगा, ऐसी बात थी। तो जब उन लोगों को भी नज़रबंद का सामना करना पड़ा, प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, वो पार्लियामेंट्री लोग और जनयुद्ध वाले लोग के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखिए कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज गणतंत्र में हो गया। तो संविधान सभा का निर्वाचन करने के लिए भी वो राजी हो गए, देखिए ऐसे माहौल में। और तरह तरह की समझौताएँ हुआ, तरह तरह की समझौताएँ हो करके खास लेकिन नई दिल्ली में जाकर ही किए इन लोगों ने। बारामूदी समझौता प्रसिद्ध है, वो बारामूदी समझौता। ये नेपाली के ये माओवादी और 7 राजनीतिक दल मिल करके बारामूदी समझौता की है। तो उसके बाद अब माओवादी उसमें शांति प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। एक बात यही है। वहीं फिर अब ये दूसरा जो विभाजन का कारक भी वही हुआ। हाँ, उस पर हम आएंगे फिर बाद में। लेकिन पहले यह जानना चाहते हैं कि ऐसा हम लोगों ने सुना हिंदुस्तान में कि कुछ नीतियां थीं जिसकी वजह से माओवादी आंदोलन इतना तेजी से नेपाल में फैला। वह एक संघीयता और वह सोशल एक कोलिशंस बनाने का प्रोसेस भी शायद चला। विभिन्न समूह ग्रुपों के बीच में उनके अपने जो स्वरूप थे शासन के, उनको भी समाहित किया गया उसमें। माओवादी आंदोलन ने उनको भी जगह देने की कोशिश की। क्या कुछ ऐसा हुआ था? ये तो कॉम्प्रोमाइज से पहले की बात है। हाँ हाँ, वही मैं कॉम्प्रोमाइज से बात है, पहले की बात मैं कहना पहले की चाहता बात हूँ। सुनिए। जब हम जनयुद्ध चला रहे थे जी,
उस समय भी संयुक्त मोर्चा की आवश्यकता तो थी, जी लेकिन पार्टियों से संयुक्त मोर्चा नहीं हो सकता। हमारा तो संयुक्त मोर्चा जातीय लैंगिक ऐसे लोगों से, क्षेत्रीय उत्पीड़ित लोगों से, उत्पीड़ित जातीय समुदाय से, ऐसे ऐसे से हो गया। हम लोगों ने क्या किया, ये नेपाल बहुराष्ट्रीय मुल्क है, लेकिन यहाँ एकात्मक राज्य सत्ता है, ये तो गलत है। सब जातियों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और जातीय स्वायत्तता होना चाहिए। आत्मनिर्णय का मतलब हम लोग अलग होने का अधिकार तो है ही, थ्योरेटिकली हम स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमें साथ ही रहेंगे। जातीय स्वशासन, जातीय स्वायत्तता बना करके जाएंगे। एक तबका आ गया, दलितों का तबका था, जो चाहे इंडिया में भी है, बड़ा तबका था, करीब करीब 13% दलित का, वो उन लोगों भी आ गए आंदोलन में, वो भी आ गए, महिलाएं भी आ गए, महिला, दलित, ये लोग, जातीय लोग, मधेसी लोग, मधेश की उत्पीड़न सब लोग आ गए। और क्या ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप्स, देखिए ये जो जाति कहते हैं, ट्राइबल का थोड़ा विकसित ग्रुप, देखिए ट्राइबल कुछ बैकवर्ड होता है, नेशनलिटी में आ गया। कुछ समूह नेशन भी हो गए थे, वो ट्राइबल से नेशनलिटी में आ रहे थे। उन सबको अधिकार देने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया। जो लोकल गवर्नमेंट हर एक प्रांत में सरकार बना हमारा, वो ही संयुक्त मोर्चे का सरकार बना। देखिए यह एक बहुत बड़ी बात है। ग्रामेशियन टर्म्स में अगर कहें कि सोशल हेगेमनी जो है वह माओवादी आंदोलन ने एक अचीव किया। यहाँ पर लोगों के बीच में सोशल हेगेमनी माओवादी आंदोलन ने पैदा किया। तो यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और यही सबसे बड़ा जो है। एक बात हम जोड़ेंगे, हाँ, ये दलित का शादी जो होता है ना, छुआछूत प्रथा है। ब्राह्मण के लोग दलितों से विवाह करने लगे, दलित और ब्राह्मण के बीच में विवाह, छुआछूत प्रथा का ऐसा हुआ। महिलाओं के बहुत शोषण होता था, तो उनको भी राहत मिली। ऐसे स्थिति हो गए। कल्चरल मूवमेंट भी था वो एक प्रकार का। यह हमारा पुष्टि हो गया कि एक बात जो है मैं सुनता था कि यह एक सोशल कोलिशन जो है माओवादी आंदोलन ने फोर्ज किया था, जो कि मूलतः राजशाही के अंत का बेसिस बना। ठीक। कॉमरेड्स, हम ये जानना चाहते हैं, अब हम आगे बढ़ें कि उस समय में आप सभी लोग लीडर थे। प्रचंड का उदय कैसे हो जाता है, और प्रचंड जो है वह माओवाद के फेस बन करके लोगों के सामने में आते हैं, और फिर आप लोगों का बाद में पता चला कि प्रचंड के साथ में आप लोगों के डिफरेंसेस हो गए हैं। तो यह कैसे डेवलपमेंट हुआ? देखिए, बस शुरू में तो प्रचंड को शुरू में तो ठीक ही थे, प्रचंड जी ठीक ही थे। और वो हम जनरल सेक्रेटरी थे मोटो मसाल के जी, हमारे बाद उनको ही बनाया लिया गया। ये हुआ सरल तरीके से हुआ, तो कुछ नहीं हो। थोड़ा एक घटना घटा था, हमने रिजाइन कर दिया, उनको जगह छोड़ दिया। आपने स्वेच्छा से रिजाइन कर दिया? छोड़ दिया, हो गया। हम युवा को लीडर बनाना भी चाहते थे जी, लेकिन वो सोचा ठीक ही है, हमने वही सोचा। तो वो आए, नेता हो गए, वो ठीक ही थे। उसी बीच में फिर बाबूराम जी भी आ गए जी, ऐसे ऐसे ही था। बाद में जा कर के उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की,
देखिए, जो समझौता हुआ, जो हम समझौता की बात करते हैं, जी। टैक्टिस तो हमने ठीक ही लिया था, संविधान सभा का टैक्टिस तो ठीक ही है, लेकिन वो टैक्टिस तो नहीं हुई, उनको उसको तो स्ट्रेटेजी बना लिए। वो उस टैक्टिक से ये क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक गणतंत्र में जाने के लिए वो स्ट्रेटेजी हो गया। हम तो जनगणतंत्र में जाना चाहते थे। 12 बूंदे समझौता जो किया वो गलत ढंग से किया। हम लोगों का तो दृढ़ विश्वास था, सारा का सारा वो तो विश्वास था प्रचंड के ऊपर, लेकिन आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, जनयुद्ध में आगे बढ़ाने के लिए वो टैक्टिक स्ट्रेटेजी थ्योरी जो था उसे डेवलप करना चाहिए था, वो डेवलप न करके समझौता में चला गया। तो हमको पता नहीं चला क्या हुआ ऐसा, थोड़ा तो गड़बड़ तो हो ही गया। उसी वक्त हमको कुछ साथी इंडिया के जेल में भी पड़े थे, करीब करीब 2 दर्जन तक अच्छा, कॉमरेड्स जो है वो जेल में थे। हम भी जेल में थे, वो गौरव जी सीपी गौरव जी जेल में थे, बहुत साथी जेल में थे। उसी वक्त ये 12 बूंदे समझौता कर दिया। हम लोगों ने वैसा नहीं सोचा, लीडरशिप में कि ये होंगे ठीक ही होगा। जब यहाँ आकर के सब देखा तो उन लोगों ने ऐसा किया कि न्यू डेमोक्रेसी छोड़ दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नारा स्वीकार कर दिया। अच्छा, मतलब एक बोर्जुआ डेमोक्रेसी वो बोर्जुआ डेमोक्रेसी हो करने का जो है उन लोगों ने स्वीकार वो स्वीकार किया। मूल यही हुआ, हमारा डिबेट यही हुआ। और वो संविधान सभा के निर्वाचन में तो जाना ही था, कोई बात नहीं थी, तो उसमें हमारा कोई वो नहीं गए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। संविधान सभा में डिफरेंस नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संविधान सभा जो कुछ पास करेगी वो हम स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार किया, उनको नोट ऑफ डिसेंट लिख करके निकलना था उससे। ऊर्जा डेमोक्रेसी में वो न पढ़ना चाहिए था, उसी को स्वीकार कर दिया। इस मुद्दे पर हम लोग फिर आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि जिस तरह से पीएलए का, जनमुक्ति वाहिनी का विलय हुआ, नेपाल में इंटीग्रेशन हुआ आर्मी के साथ में, इस पर आप लोगों की क्या राय थी? क्या इस पर भी कोई मतभेद था कभी? मतभेद था, इसमें मतभेद था। हम लोगों ने ऐसा करने का विरोध किया था शुरू से ही। देखिए, ये घटना है, ये घटना में हम साथी वार्ता में थे, 7 पार्टी की वार्ता में सब थे। ऐसी स्थिति आ गई कि वही वार्ता में हमारे लोगों को भी मतभेद हो गया। प्रचंड जी ने उसको ये नेपाली सेना में अटैच करने के लिए राजी हो गए, हम लोगों ने विरोध किया। देखिए, आप लोग क्या चाहते थे कि हम अगर विलय नहीं हो, विलय नहीं हो, लेकिन हम तो जनमुक्ति वाहिनी का हम विलय देखिए- नहीं हो तो क्या होगा? मतलब क्या स्वरूप क्या था? हम लोग ये था, देखिए, वो तो कैंटोनमेंट में तो चली गई थी वो, जी ये समझिए। जी जो संविधान संघ की मिशन थे, अनमीन के रेख देख में हाँ, वो बैरक में कैंटोनमेंट में तो चली गई थी, लेकिन हम लोगों का ये थी कि ये दोनों को समायोजन कर दिया जाएगा। समायोजन वो स्वतंत्र अस्तित्व होगा उसका, ये एक बात। जनमुक्ति सेना का स्वतंत्र अस्तित्व होगा। और दूसरी बात ये थी कि संविधान सभा के निर्वाचन में क्या होगा। अगर हम लोग तो जनगणतंत्र के लिए लड़ेंगे संविधान में, तो वो तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी के लिए के वो तो था, मतभेद तो था ही संविधान सभा में। जी जब हमारे पक्ष में चीज़ नहीं जाएगी तब हम विरोध करेंगे। और सेना से निपटना तो मुश्किल था। देखिए,
कि तो वो कैंटोनमेंट में चला गया था, सब था, लेकिन थियोरिटिकल रूप में भी विरोध किया हम लोग, संभव नहीं था वो। हम लोगों का विचार ये था कि अब हम विद्रोह करेंगे और जितना भी जनमुक्ति सेना वाले साथी है उनको ले आएंगे, ऐसा सोचा था। तो उसी वक्त करीब करीब हम लोगों ने ये प्रचंड बाबूराम से विद्रोह किया, वही था। वह मूल वो बना वो- जो है कि डिफरेंसेस होने का। वो एक तो पॉलिटिकल, एक ये जनमुक्ति सेना, मतलब दो विषय थे। अब कॉमरेड हम यह जानना चाहते हैं कि जो यह पूरा हुआ आप किस रूप में देखते हैं। मैं थोड़ा सैद्धांतिक रूप में जानना चाहता हूँ कि आप एक लेनिन या मार्क्स जब पेरिस कम्यून के लेसन्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा काम था पेरिस कम्यून का कि उसने स्टैंडिंग आर्मी को ख़त्म कर दिया। तो जनमुक्ति सेना, आप लोगों का क्या था कि जनमुक्ति सेना क्या वह पीपल्स ऑर्गन के रूप में रह पाएगा, ऐसा कोई स्वरूप आप लोगों ने तैयार करने की कोशिश की थी कि वह जो है वो जनता की प्रतिनिधि बनी रहे और स्टैंडिंग आर्मी के रूप में वह कहीं इंटीग्रेटेड नहीं हो। देखिए, शुरू में तो हमारा वही था जी प्रसन्न जी होने से वही था, और लीडर प्रसन्न जी थे। देखिए जी लीडर प्रसन्न जी थे, प्रसन्न जी की लीडरशिप में तो जनमुक्ति सेना थी। जी देखिए, अब वो तो क्रांति करने की बात कर रहे थे, हम ऐसा समझौता ये तो गद्दारी, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ने भ्रम में डाल दिया उन लोगों ने। जी देखिए, ऐसी हालत होगी हमने नहीं सोचा था। उनको के मन झुक्क्यों लगे के मन सर्वती घात गरे, हाँ घात गरे। हाँ, ये भीतर घात किया, ये भ्रम सृजना सर्जन करके या करते 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 और तो प्रचंड पद तक कह दिया था ना हम लोग। हाँ हाँ, वो उस तो समय गलती हो गई, बहुत बची। बहुत चर्चा चली थी ओ। कि प्रचंड पाथ जो है माओ पाथ नहीं है, प्रचंड पाथ जो है यहाँ हाँ, चलेगा। तो इसने नेपाल। गड़बड़ कर दिया। पीछे तो हमने गलती किया, ये ऐसा सब गलती हो गया और गलती स्वीकार किया। जी तो उसकी वजह से प्रचंड की तरफ विश्वास हो गया, श्रद्धा ज़्यादा हो गया। देखिए, उसके विरोध में उस समय उतना बड़ा आवाज़ नहीं उठा संगठन में तो था। बाद में जब बुर्जुआ डेमोक्रेसी की तरफ वो जाने लगे, जनमुक्ति सेना का डिजल वो होने की स्थिति आ गई, तब उड़ान हो गया। विद्रोह करने में करीब करीब 50-50 हुआ था उस समय था। अच्छा, विद्रोह में प्रचंड बाबूराम जी और हमारे के बीच में 50-50 का करीब करीब रही है। कमिट हम इसको आए कि आपने संविधान सभा में तो आप सब लोगों ने भाग लिया हमने, वो तो लेना ही था क्योंकि अवकार नीति के रूप में। आप, हाँ, मतलब आपका ही स्लोगन था। हाँ कि था, वो तो संविधान जाना ही बनाया था। जाए। तो मतलब ये था कि संविधान सभा में हम जाएंगे जी और हमारा नारा होगा जन गणतंत्र का, और दूसरे पार्टियों का नारा होगा बुर्जुआजी गणतंत्र का। वही होगा। किस पक्ष की जीत होगी संविधान सभा में, वो तो हम देखना ही था। वो हो गया, लेकिन वो जाते जाते लिखने में तो हमारा जो ड्राफ्ट बना दिया ने मसौदा संविधान, तो यह मूल कंटेंशन का बिंदु बना। यह एक लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। जनमुक्ति सेना के बारे में आप लोगों की रचनाएं हों, जैसा आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी स्थापना का ही डॉक्यूमेंट है, घोषणा पत्र ही है जनमुक्ति सेना का, जो कि बहुत सारा आपको इंसाइट्स देता है लोगों को कि कैसा उसका स्वरूप होगा आगे चल कर के, किस तरह से होगा।
अब हम यह जानना चाहेंगे कॉमरेड कि यह मतलब आप सभी लोगों ने कोई फिक्स पाथ, क्योंकि आपके स्वरूप जो है सभी तरह के स्वरूपों का इस्तेमाल संविधान सभा बुलाने तक आप सभी स्वरूपों को इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो क्या हो गया कि यह प्रमुख मुद्दा बना बुर्जुआ डेमोक्रेसी और जन गणतंत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी का जो डिफरेंस था, क्योंकि परसेप्शन के बारे में, सोच के बारे में, तो वह प्रचंड के साथ में अलग होने का। तो आप लोगों ने कब तय किया कि एक अलग पार्टी, प्रचंड से अलग पार्टी फिर से जो है रिवाइव की जाए, और कैसे आज के तारीख में आप पहुँचे कि 3 समूहों को फिर से इकट्ठा करके एक यूनाइटेड पार्टी बनाने की कोशिश की? देखिए, प्रचंड जी से तो जब प्रचंड जी राजनीतिक रूप से बुर्जुआ डेमोक्रेसी का समर्थन करने लगे, एक बात पोलिटिकली वो हुआ। और दूसरी बात उन लोगों ने ये हुआ कि राजतंत्र का अंत होकर के गणतंत्र जब आया तो न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अच्छा, उन्होंने मान लिया कि न्यू डेमोक्रेटिक पूरा हो गया। अच्छा, तो ये तो पूरा नहीं हुई है। हम लोगों ने उसका विरोध किया और जनमुक्ति सेना का उन लोगों ने नेपाली सेना के साथ विलय कर दिया। 3 बात हैं, उनसे हम लोग अलग हो गए। अलग हो गए 2069 में पीटी सम्मेलन लाए। 2069 में हम अलग हो गए। देखिए, हम अलग हो गए तो हम लोगों ने भी अभी एक किया कि अब ये तो जितनी भी हथियार संभव हो सकते हैं वो भी हमने भी जुटाने का कोशिश कर दी। देखिए, वो भी कोशिश कर दी है। ये तो मतलब ही हम लोगों ने भी जनमुक्ति सेना के तो हमारे पास भी आ गए कमरेड लोग, और हम लोग उनका मतलब आपका कहना यह है कि जनमुक्ति सेना का पूरी तरह से विलय नहीं हुआ, कुछ फैक्शंस जो हैं वो रह गए आप लोगों के साथ में भी? वो नहीं गए। अच्छा, वो नहीं गए? वो नहीं गए। देखिए, ये स्थिति बहुत जटिल था। वैसा विद्रोह करके वो लोग बाह्य रूप से कुछ नहीं किया, अंदरूनी तरीके से वे लोग हमारे आए। मेन ट्रेन तो चला गया। डिड यू रिवाइव द मतलब आपने फिर से क्या 2012 में आपने क्या फिर से जनमुक्ति सेना का गठन किया, उसको रिवाइव किया या नहीं? तो हम लोग तो कोशिश में है। अच्छा, और उसी तरीके से हम लोगों ने सोचा उसी वक्त कुछ करेंगे, लेकिन स्थिति नहीं था। स्थिति भारी चेंज हो गया था, फिर से शुरू करना पड़ा हम लोग। ये तो हमारा सोच तो है ही रहा ही है। ये तो जो 3 जादूगरी हथियार की बात तो है ही, आप लोग भी जानते हैं। नहीं, वह तो सही है। बट मैं यह सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं, मूल बातें जो है यह कि अब आप जो है माओवादी के रूप में ही आप लोगों ने पार्टी को रखा या अलग कोई नाम दिया पार्टी का? दूसरा नाम रखा। अच्छा, दूसरा नाम रखा। वो एक नेकपा माओवादी था नाम, एकीकृत नेकपा माओवादी। पहले का पार्टी का नाम हम लोगों ने नेकपा डैश माओवादी बना दिया। अच्छा, दूसरा नाम बनाया हमने। हाँ। ये हुआ जनमुक्ति सेना के विषय में। ये हुआ कि ये हम लोगों ने पार्टी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से उसका विरोध किया, लेकिन हमने बनाया ऐसा करके घोषणा नहीं किया। ये समझिए, जी अंदरूनी तरीके से हमारा वो योजना रहा। अभी क्या आप लोग जो है थ्योरेटिकल नाम में तो नहीं है,
लेकिन क्या थ्योरेटिकली अभी आप लोग माओवाद की प्रस्थापना को चालू जारी रखेंगे? देखिए अब ये महाधिवेशन में तो ये और माओवाद और उसके बाद विचारधारा भी सब हो नहीं रहा है जी ये दोनों का हम सफल बहुत में आए अब क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकेंगे हम महाधिवेशन में उपस्थित है और महाधिवेशन में उपस्थित है महाधिवेशन जो निर्णय करेगा अब हम वही मानेंगे अभी तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड। मतलब हमारा जो विवाद बहस है उनका हम सकारात्मक ढंग से समाधान करेंगे ऐसा विश्वास है हमारा यही है। मंत्रियों ने भी बहुत सहयोग किया है आप लोगों ने सहयोग किया है सब लोगों के लिए इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब जब बस और आपसे बहुत जानकारी मिली, बहुत क्लैरिटी हुई इस पूरे प्रक्रिया के बारे में और आप लोगों ने जो जनयुद्ध चलाया उससे हम सभी लोग जो है उत्साहित रहे हैं, आगे भी रहेंगे। बस एक बात आपके जानकारी के लिए वो कॉमरेड ने जो पहली बार जो मोहन विक्रम से